हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी का परिचय पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अध्याय 14 के सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए-नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सांख्यिकी। बच्चों, सांख्यिकी विषय आपके लिए नया नहीं है। आपने कक्षा 9 में भी सांख्यिकी के बारे में पढ़ा था। यदि आपने कक्षा 9 के हमारे सांख्यिकी के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन्हें अवश्य देख लें। उससे आपको कक्षा 10 के सांख्यिकी को समझने में बहुत आसानी होगी। तो कक्षा 10 में दोस्तों हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। और इसके बारे में हम कक्षा 9 में भी हम पढ़ चुके हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य को मीन कहते हैं, माध्यक को मीडियन और बहुलक को मोड कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने कक्षा 9 में अध्ययन किया था। इस अध्याय में कक्षा 10 में हम इन तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 9 में हमने जो माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़े थे, वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़े थे। अब कक्षा 10 में हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हम ये सब जो मापक हैं, मापक, इनका इनका जो है अध्ययन किसके लिए करेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए करेंगे। ठीक है, हम जो है कक्षा 10 में अब हम संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता सारणी के अवधारणाओं की चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तथा हम यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों को, जो जिसको हम त्वरण भी कहते हैं, को किस प्रकार खींचा जाता है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बनाना भी हम सीखेंगे इस अध्याय में। तो आइए अब हम फिर से चर्चा कर लेते हैं माध्य की, जिसके बारे में हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। माध्य यानी कि मीन। माध्य क्या होता है? अनेक प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग के प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो जितने भी प्रेक्षण हैं, उन सब प्रेक्षणों के मानों का योग निकाल लेते हैं और उसमें भाग दे देते हैं हम कुल प्रेक्षणों की संख्या से। ठीक है, और ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम करते हैं। ठीक है, और माध्य को हम एक्स बार से दर्शाते हैं। एक्स के ऊपर एक डंडा खींच देते हैं, जिसे एक्स दंड या एक्स बार पढ़ा जाता है। तो यदि प्रेक्षणों की संख्या n है, तो हमारा माध्य क्या होगा? एक्स बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो मान लेते हैं कि प्रेक्षण है x1 से लेके xn तक। तो सभी प्रेक्षणों का योग क्या होगा? x1 धन x2 धन x3 धन x4 से लेके धन xn तक, बटे में n प्रेक्षण हमने माने हैं। ठीक है, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाएगी n। तो x बार बराबर आ जाएगा हमारा x1 धन x2 धन x3 धन x4 से लेके धन xn बटे n। इसको हम छोटे रूप में कैसे लिख देते हैं? x बार बराबर, ठीक है, सिग्मा एक्स आई। आई का मान है 1 से लेके n तक। ठीक है, ये जो लिखा ना x1 धन x2 धन x3 धन x4 से लेके xn तक, उसको छोटे से रूप में, सूत्र के रूप में ऐसे लिखते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ई जैसा दिख रहा है, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एक्स आई। ठीक है, और आई का मान क्या है? 1 से लेके n तक। ठीक है, तो जैसे 1 है तो x1 धन, और सिग्मा का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, तो x1 धन x2। ठीक है, फिर आई का मान रखते जाएंगे एक एक और सबको जोड़ देंगे। बटे में n है तो बटे में n लिख दिया। तो x बार माध्य बराबर है हमारा सिग्मा एक्स आई, आई बराबर 1 से n बटे n। ठीक है, तो ये माध्य, ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माध्य के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। कक्षा 9 से याद कीजिए, यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3, x4 से लेके xn तक की बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3, f4 से लेके f1 हो, तो इसका अर्थ क्या था? कि प्रेक्षण जो x1 है वो f1 बार आता है, प्रेक्षण जो x2 है वो f2 बार आता है। ठीक है, और प्रेक्षण xn जो है वो fn बार आता है। इसका ये मतलब था। तो अब हम क्या करेंगे? सभी प्रेक्षणों के मानों का योग कितना होगा? f1 का गुणा x1 से होगा, फिर धन उसमें जोड़ेंगे f2 का गुणा x2 से, और f3 का गुणा x3 से, और fn का गुणा xn से, और इन सबको जोड़ देंगे। यही होगा हमारे प्रेक्षणों के मानों का योग। और प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी? f1 धन f2 धन f3 धन पूरा जोड़ देंगे fn तक। ठीक है, तो ये होगी प्रेक्षणों की संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, माध्य क्या होता है? प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग
बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों के मानों का योग क्या है, f1 x1 धन f2 x2 धन f3 x3 से लेके धन fn xn तक। तो हमने लिख दिया f1 x1 धन f2 x2 धन f3 x3 से लेके धन fn xn तक, बटे में प्रेक्षणों की संख्या क्या है, f1 धन f2 धन f3 से लेके धन fn तक। तो f1 धन f2 धन f3 से लेके धन fn तक, ये आ गया हमारा माध्य। अब इसको हम छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, x बार बराबर माध्य बराबर सिग्मा, ये जितना भी योग है उसको सिग्मा से दर्शाते हैं, तो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, ठीक है। और यहाँ आई का मान होगा 1 से लेके n तक, बटे में इसको भी सभी जो योग है जोड़ है उसको सिग्मा से दिखाएंगे, तो सिग्मा एफ आई, आई का मान 1 से n तक, ठीक है। और इसको और साधारण रूप से लिखना है तो हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। वर्ग चिन्ह, दोस्तों हम जान लेते हैं कि वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु या मान की आवश्यकता होती है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। मतलब उस बिंदु से जो है हम कह सके कि ये बिंदु जो है पूरे जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है किसी भी वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये हम मान लेते हैं। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जा सकता है, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु होता है प्रत्येक वर्ग का, वही उसका वर्ग चिन्ह होता है। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, वही वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा हमारा, वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र याद कर लीजिए, निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2। ये वर्ग चिन्ह बहुत ही काम आने वाला है आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। हम इन तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों विधियों को जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रत्यक्ष विधि को। तो सबसे पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला आता है, वो होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसी सूत्र से जो है हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य को ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों प्रत्यक्ष विधि को समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो एक उदाहरण है, ये आपकी प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न 1 भी है। क्या है ये प्रश्न, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि एक घर है जिसमें पौधों की संख्या 0 से 2 है, 2 घरों में पौधों की संख्या 2 से 4 है, एक घर में पौधों की संख्या 4 से 6 है, 5 घरों में पौधों की संख्या 6 से 8 है, 6 घरों में पौधों की संख्या 8 से 10 है, 2 घरों में पौधों की संख्या 10 से 12 है, 3 घरों में पौधों की संख्या 12 से 14 है। तो हमसे कहा गया है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम कैसे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग के लिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह का सूत्र अभी अभी हमने देखा था, क्या होता है, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। तो पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह होगा x1, पहला वर्ग है 0 से 2, तो वर्ग चिन्ह x1 होगा 0 धन 2 बटे 2, ठीक है। 0 धन 2 होता है 2, तो x1 होगा 2 बटे 2, 2 बटे 2 होता है 1, तो x1 आ गया 1। दूसरा वर्ग है 2 से 4, दूसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह होगा x2 बराबर 2 धन 4 बटे 2, 2 धन 4 होता है 6, तो x2 होगा 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 3, तो x2 मिल गया 3। अगला वर्ग है हमारा 4 से 6, तीसरा वर्ग, तो तीसरा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x3, क्या होगा 4 धन 6 बटे 2, 4 धन 6 होता है हमारा 10, तो x3 होगा 10 बटे 2, 10 बटे 2 होता है हमारा 5, 10 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 5, तो x3 मिल गया 5। चौथा वर्ग है हमारा 6 से 8, तो चौथा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x4, x4 कितना होगा 6 धन 8 बटे 2, 6 धन 8 होता है 14, तो x4 होगा 14 बटे 2, 14 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 7, तो x4 मिल गया हमें 7। पांचवा वर्ग है हमारा 8 से 10,
तो पांचवा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x5 बराबर 8 धन 10/2। 8 धन 10 होता है 18, तो x5 होगा 18/2। 18 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 9, तो x5 मिल गया हमको 9। छठा वर्ग है हमारा 10 से 12, तो छठा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x6 बराबर 10 धन 12/2। 10 धन 12 होता है 22, तो x6 होगा हमारा 22/2। 22 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 11, तो x6 मिल गया हमारा 11। अगला वर्ग है हमारा 12 से 14, सातवां वर्ग, तो सातवां वर्ग चिन्ह होगा हमारा 12 धन 14/2। 12 धन 14 हो जाएगा हमारा 26, तो x7 होगा हमारा 26/2। 26 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 13, तो x7 मिल गया 13। तो हमें x1 से लेके x7 तक मिल गए। अब यहाँ पर देखिए xi तथा fi के संख्यात्मक मूल्य कम है। ठीक है, देखो कितना है, x2 x1 से लेके x7 तक देखें तो सबसे ज्यादा x7 है जो कि 13 है, और fi देखें तो 1 2 1 5 6 2 3, तो बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, तो xi और fi दोनों कम है, तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो अब इस उदाहरण को जो है प्रत्यक्ष विधि से हल कर लेते हैं हम। सारणी बना ली हमने, पौधों की संख्या लिख ली, घरों की संख्या लिख ली, घरों की संख्या को एफ आई से दर्शा दिया, बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये घरों की संख्या का योग अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें इन सबका योग मिलेगा 20, तो सिग्मा एफ आई बराबर लिख दिया हमने 20। वर्ग चिन्ह हम निकाल चुके हैं, x1 है 1 तो 1 लिख देंगे, दूसरा वर्ग चिन्ह है x2 हमारा 3 तो 3 लिख देंगे, तीसरा वर्ग चिन्ह है हमारा x3 बराबर 5 तो 5 लिख देंगे, चौथा वर्ग चिन्ह है x4 7 तो 7 लिख दिया, पांचवा वर्ग चिन्ह है 9 तो 9 लिख देंगे, छठा वर्ग चिन्ह है 11 तो 11 लिख दिया, सातवां वर्ग चिन्ह है 13 तो 13 लिख दिया। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो 1 गुणा 1 कितना होगा 1, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 1 गुणा 5 होगा 5, 5 गुणा 7 होगा हमारा 35, 6 गुणा 9 होगा 54, 2 गुणा 11 होगा हमारा 22, 3 गुणा 13 होगा 39। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो उसे कहेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा हमारा, इन सबको जोड़ने पे हमें मिलेगा 162। तो हमने सिग्मा एफ आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया। हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र प्रत्यक्ष विधि के लिए होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो बस मान रख देंगे अब, तो माध्य एक्स बार बराबर आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई 162, तो 162 लिख दिया, बटे में सिग्मा एफ आई 20 है तो 20 लिख दिया। अब 162 में 20 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 8.1, तो माध्य एक्स बार बराबर आ गया हमारा 8.1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रति घर माध्य पदों की संख्या कितनी है 8.1, और यही हमारा इस उदाहरण का उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीख लिया। अब हम जानेंगे विधि कल्पित माध्य विधि को, कि कल्पित माध्य विधि से हम कैसे माध्य ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। तो पहली विधि हम पढ़ चुके हैं प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरी विधि है माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि। तो हम कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कल्पित माध्य विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे, और फिर एक उदाहरण से इसको समझ लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं, तो एक्स आई और एफ आई का गुणनफल करना जो है वो जटिल हो जाता है, फिर उनको जोड़ना भी होता है हमें। ठीक है, और इसमें बहुत समय लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एफ आई के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बारंबारता के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम जो एक्स आई है, जो वर्ग चिन्ह है हमारा, को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, जिससे हमारा परिकलन सरल हो जाए, मतलब जिससे हमारा जो इसे हल करना है, माध्य निकालने का जो हल है वो सरल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक एक्स आई को एक निश्चित संख्या से घटा देते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग चिन्ह को एक निश्चित संख्या से घटा देते हैं। फिर प्राप्त किए गए सभी xi में से xi को कल्पित माध्य के रूप में चुन लेते हैं, और इसे a से व्यक्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो एक निश्चित संख्या से हमें घटाना है सभी xi को, वो जितने भी हमारे xi हैं, जितने भी हमारे वर्ग चिन्ह आए हैं, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक को जो है हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, और उसे हम a से व्यक्त करते हैं। ये अभी हम उदाहरण से समझ लेंगे। साथ ही हम अपने परिकलन कार्य को और अधिक कम करने के लिए एक का ऐसा मान xi में से लेते हैं जो x1 x2 x3 जितने भी जो वर्ग चिन्ह हैं उनमें कहीं बीच में आता हो। ठीक है, उससे जो है हमारा कार्य आसान हो जाएगा। क्यों, ऐसा भी हम उदाहरण से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी वर्ग चिन्ह उसको एक निश्चित संख्या से घटा देते हैं, और वो निश्चित संख्या क्या होती है, कल्पित माध्य होती है, जो कि x1 x2 x3 x4 xn से में से ही कोई एक होता है। ठीक है, और उसे हम a से व्यक्त करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो बीच में कहीं हो वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो जब हमने कल्पित माध्य मान लिया a, ठीक है, किसी भी xi को,
जो कि बीच में आता हो। तो अगला चरण क्या होगा हमारा, ए को प्रत्येक xi के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और उसे हम di कहेंगे। ठीक है, अर्थात क्या होगा, प्रत्येक xi से a का विचलन ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो हम di ज्ञात करेंगे, di बराबर होगा xi माइनस a, सभी xi में से उस a को घटाएंगे। ठीक है, तो हमें विचलन मिल जाएगा di। फिर प्रत्येक di और उसके संगत fi का गुणनफल ज्ञात करेंगे और उसे कहेंगे fi गुणा di, और फिर fi di का योग ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, फिर जो माध्य का सूत्र आएगा हमारा, कल्पित माध्य विधि से माध्य का सूत्र आएगा x बार बराबर a धन सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, कल्पित माध्य विधि का सूत्र है माध्य x बार बराबर a धन सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। a है हमारा यहाँ पर कल्पित माध्य। ठीक है, अब हम उदाहरण से समझ लेंगे कि कैसे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। प्राप्त किए गए माध्य का मान चुने हुए a पर के मान पर निर्भर नहीं करता है, तो a का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा माध्य समान ही आएगा कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो माध्य x बार का मान जो है a पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से कल्पित माध्य विधि को समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, कल्पित माध्य विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये उदाहरण आपकी प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न 2 ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि कैसे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है हमें प्रश्नों को हल करने में। आप जितनी भी तीनों माध्य विधियां सीखेंगे, उन तीनों माध्य विधियों का प्रयोग होगा आपकी प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए। अध्याय 14 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न क्या कहता है हमारा, ये किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। हमें दिया गया है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम करते हैं, 50 मजदूर काम करते हैं। तो 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी रुपयों में कितनी है, 500 से 520। 14 मजदूरों की दैनिक मजदूरी है दैनिक कितनी, 520 से 540 रुपए। 8 मजदूर ऐसे हैं उनकी दैनिक मजदूरी है 540 से 560। 6 श्रमिक या मजदूर ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी है 560 से 580, और 10 मजदूर ऐसे हैं श्रमिक जिनकी दैनिक मजदूरी है 580 से 600 रुपए। तो कहा गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो आइए दोस्तों, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हमें वर्ग चिन्ह निकालने होते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है, तो पहला वर्ग है 500 से 520, तो पहला वर्ग चिन्ह होगा x1 बराबर 500 धन 520 बटे 2। 500 धन 520 होगा 1020, तो x1 हो गया 1020 बटे 2। 1020 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 510, तो x1 आ गया 510। दूसरा वर्ग है 520 से 540, तो दूसरा वर्ग चिन्ह होगा x2 बराबर 520 धन 540 बटे 2। 520 धन 540 होगा 1060, तो x2 हो जाएगा 1060 बटे 2। 1060 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 530, तो x2 मिल गया 530। अब तीसरा वर्ग है हमारा 540 से 560, तो तीसरा वर्ग चिन्ह होगा हमारा 540 धन 560 बटे 2। 540 धन 560 होगा 1100, तो x3 हो गया 1100 बटे 2। 1100 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 550, तो x3 मिल जाएगा 550। चौथा वर्ग है हमारा 560 से 580, तो चौथा वर्ग चिन्ह होगा हमारा 560 धन 580 बटे 2। ठीक है, तो 560 धन 580 होगा 1140, तो x4 हो गया 1140 बटे 2। 1140 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 570, तो x4 मिल गया हमें 570। पांचवा वर्ग है हमारा 580 से 600, तो पांचवा वर्ग चिन्ह होगा हमारा 580 धन 600 बटे 2। 580 धन 600 होगा 1180 बटे 2। ठीक है, तो x5 हो गया 1180 बटे 2। 1180 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 590, तो x5 आ गया 590। अब यहाँ पर देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह जो xi है, ठीक है, उनके मान अधिक है। देखो 510 से 590 तक है। fi के मान भी अधिक है पर बहुत ज्यादा नहीं है, पर xi का मान बहुत अधिक है, तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है तो हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य इन्हीं x1 से लेके x5 तक किसी एक को मानेंगे, बीच वाले को मानते हैं। ठीक है, तो x1 से x5 के बीच में x3, तो x3 है 550, तो कल्पित माध्य मान लेंगे a बराबर हम 550। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। हमने सारे वर्ग चिन्ह निकाल लिए और कल्पित माध्य मान लिया। तो हम सारणी बना लेते हैं। सारणी के पहले कॉलम में तो दैनिक मजदूरी जो वर्ग दे रखे हैं वो लिख दिए सारे, 500 से 520, आखिरी वर्ग 580 से 560 सब लिख दिया हमने। यहाँ पर हमने योग लिख दिया। अगले कॉलम में जो है श्रमिकों की संख्या लिख दी 12 14 8 6 10, तो 12 14 8 6 10। अब श्रमिकों की संख्या को हमने fi से दर्शा दिया।
एफ आई का मतलब है बारंबारता, ठीक है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 50। तो सिग्मा एफ आई बराबर हम लिख देंगे 50, और ये प्रश्न में भी दे रखा था। अब सारे वर्ग चिन्हों को लिख देते हैं। पहला है 510 तो 510 लिख दिया, दूसरा है 530 तो 530 लिख देंगे, तीसरा है 550 तो 550 लिख देंगे, चौथा है 570 तो 570 लिख देंगे, पांचवा है 590 तो 590 लिख देंगे। अगले कॉलम में हमने लिखा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ये कितना माना था? 550। तो डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस 550। तो डी वन होगा हमारा एक्स वन माइनस 550। एक्स वन है 510, तो डी वन होगा 510 माइनस 550। 510 में से 550 को घटाएंगे तो मिलेगा -40। तो डी वन मिल गया -40। डी टू होगा एक्स टू माइनस 550। एक्स टू है 530, तो 530 माइनस 550 होगा -20, तो डी टू आ जाएगा -20। डी थ्री होगा एक्स थ्री माइनस 550। एक्स थ्री है 550, तो 550 माइनस 550 होगा 0, तो डी थ्री आ जाएगा 0। डी फोर होगा एक्स फोर माइनस 550। एक्स फोर है हमारा 570, तो डी फोर होगा 570 माइनस 550। 570 में से 550 को घटाएंगे तो मिलेगा 20, तो डी फोर आ गया 20। डी फाइव होगा एक्स फाइव माइनस 550। एक्स फाइव है हमारा 590, तो 590 माइनस 550 मिलेगा 40, तो डी फाइव आ गया 40। अब आखिरी कॉलम में होगा एफ आई गुणा डी आई। तो देखो एफ आई है 12 और डी आई है -40, तो 12 गुणा -40 होगा हमारा -480। फिर है एफ आई 14 और डी आई जो है -20, तो 14 गुणा -20 होगा -280। फिर एफ आई है 8 और डी आई है 0, तो 8 गुणा 0 0 होगा। फिर एफ आई है 6 और डी आई है 20, 6 गुणा 20 होगा 120। फिर एफ आई है 10 और डी आई है 40, तो 10 गुणा 40 होगा 400। ठीक है, तो ये आ गया हमारे -480 -280 0 120 और 400। तो अब इन सब एफ आई डी आई को हमें जोड़ना है, तो इन सब एफ आई डी आई को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आ जाएगा -240। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -240। तो अब तो बहुत ही आसान है। सिग्मा एफ आई तो हमें पता ही था 50 है। सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया -240। एक कल्पित माध्यम ने मान लिया था 550। तो अभी जो हमने माध्य का सूत्र पढ़ा था कल्पित माध्य विधि के लिए, माध्य एक्स बार बराबर ए धन सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। बस अब इसमें मान रख देना है। तो माध्य एक्स बार बराबर ए का मान है 550, तो 550 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। सिग्मा एफ आई डी आई -240, तो -240 लिख दिया, बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 50, तो बटे में 50 लिख दिया। तो माध्य एक्स बार बराबर 550 को 550 लिखा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 240 में 50 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4.8। तो अब 550 में से 4.8 घटा देंगे तो हमें माध्य एक्स बार बराबर मिल जाएगा 545.2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी है? 545.2 रुपए। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का, इस उदाहरण का उत्तर है। तो इसी विधि से जो है हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं। अब हम चलते हैं माध्य निकालने की तीसरी विधि को सीखने के लिए, पग विचलन विधि। तो आइए अब हम माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि की चर्चा कर लें। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का भी प्रयोग हम तभी करते हैं जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं और एक्स आई और एफ आई का गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है। तो जब हमें एक्स आई और एफ आई बड़े दिए गए हों और उनका गुणनफल करना कठिन हो, तो हम या तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे या पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पग विचलन विधि भी जो है कल्पित माध्य विधि का ही एक सरलीकरण रूप है। पग विचलन विधि में हमें उतना तो करना ही पड़ता है जितना कि कल्पित माध्य विधि में किया था, और थोड़ा सा आगे जाना होता है। और एक बात ध्यान रखनी होती है कि पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जब जो विचलन हम निकालते हैं डी आई, वो सभी विचलनों में कोई ना कोई सार्वगुणनखंड हो, मतलब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पर हमें पग विचलन विधि में एक वर्ग माप निकालना होता है एच, वो होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यह भी हम उदाहरण से समझ लेंगे। फिर हमें एक निकालना होता है यू आई। यू आई होता है जो हमने विचलन निकाला था डी आई, उसमें वर्ग माप एच का भाग देंगे, तो यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच। प्रत्येक यू आई तथा उसके संगत एफ आई का गुणनफल ज्ञात करके फिर हम एफ आई यू आई निकालते हैं और उनका योग ज्ञात करते हैं। फिर जो है माध्य का सूत्र होता है हमारा पग विचलन विधि में, माध्य एक्स बार बराबर ए धन एच गुणा कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये पग विचलन विधि का सूत्र है माध्य का। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से पग विचलन विधि को समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों एक उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण जो है हमने प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न 6 से लिया है। ठीक है, तो उदाहरण में क्या दिया हुआ है हमें? निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पे हुए दैनिक व्यय को दर्शाती हैं। जैसे कि उस एक मोहल्ला है, उसमें 25 परिवार रहते हैं
उन 25 परिवारों में से 4 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय 100 से 150 रुपए है। 5 परिवारों का दैनिक व्यय 150 से 200 रुपए है। 12 परिवारों का दैनिक व्यय 200 से 250 रुपए है। 2 परिवारों का दैनिक व्यय 250 से 300 रुपए है और 2 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय 300 से 350 रुपए है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पे हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम पग विचलन विधि से जो है भोजन पे हुआ माध्य व्यय ज्ञात करेंगे, मतलब माध्य ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह का सूत्र हम जानते हैं, वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2। पहला वर्ग है 100 से 150, तो पहला वर्ग चिन्ह होगा x1 बराबर 100 धन 150 बटे 2। 100 धन 150 होगा 250, तो x1 होगा 250 बटे 2। 250 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 125, तो x1 मिल गया 125। दूसरा वर्ग है हमारा 150 से 200, ठीक है, तो दूसरा वर्ग चिन्ह होगा x2 बराबर 150 धन 200 बटे 2। 150 धन 200 होगा हमारा 350, तो x2 हो गया 350 बटे 2। 350 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 175, तो x2 मिल गया 175। तीसरा वर्ग है हमारा 200 से 250, तो तीसरा वर्ग चिन्ह होगा x3 बराबर 200 धन 250 बटे 2। 200 धन 250 होगा 450, तो x3 हो गया 450 बटे 2। 450 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 225, तो x3 मिल गया 225। चौथा वर्ग है हमारा 250 से 300, तो चौथा वर्ग चिन्ह होगा x4 बराबर 250 धन 300 बटे 2। 250 धन 300 होगा हमारा 550, तो x4 हो गया 550 बटे 2। 550 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 275, तो x4 मिल गया 275। पांचवा वर्ग है हमारा 300 से 350, तो पांचवा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x5 बराबर 300 धन 350 बटे 2। 300 धन 350 होता है 650, तो x5 हो गया 650 बटे 2। 650 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 325, तो x5 मिल गया हमें 325। तो हमने x1 से x5 सारे निकालिए, क्या मान आ रहे हैं 125 से लेके 325 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि xi के मान अधिक है। fi का तो नहीं उतना, पर xi का मान अधिक है। अब पग विचलन विधि के लिए भी हमें एक कल्पित माध्य लेना पड़ेगा, तो कल्पित माध्य x1 से x2 x3 x4 और x5 में से कोई एक लेना होगा, बीच वाला लेते हैं हम। तो x1 से x5 के बीच में आता है x3, तो कल्पित माध्य हम लेंगे a बराबर x3। x3 है 225, तो a बराबर हमने ले लिया 225। तो जैसा कि अभी हमने पग विचलन विधि के बारे में पढ़ा था, हमें एक वर्ग माप निकालना पड़ेगा h बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो हम किसी भी वर्ग के जो है वर्ग माप निकाल लेते हैं, सभी वर्गों का वर्ग माप बराबर है, ठीक है। तो h बराबर हम निकाल लेंगे, पहला वर्ग है 100 से 150, तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा है 150, तो 150 माइनस पहले वर्ग की निम्न सीमा है 100, तो 100, तो 150 माइनस 100। 150 माइनस 100 कितना आएगा हमारा 50, तो वर्ग माप h बराबर आ गया हमारा 50। तो आइए अब हम पग विचलन विधि की सारणी बना लेते हैं। तो सारणी के पहले कॉलम में तो दैनिक व्यय लिखा, जो वर्ग माप दे रखे हैं 100 से 150, और अंतिम वर्ग माप है 300 से 350, तो वो लिख दिए और फिर योग लिख दिया आखिरी में। दूसरे कॉलम में हमने लिखा परिवारों की संख्या जो दे रखी 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। अब इन सब का योग निकाल लेते हैं और परिवारों की संख्या को FI से दर्शा दिया। F होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25, तो हम लिख देंगे सिग्मा FI बराबर 25, और 25 परिवार हैं, ये प्रश्न में भी दे रखा है। वर्ग चिन्ह हम निकाल चुके हैं सारे। पहला वर्ग चिन्ह है 125, तो यहाँ लिख देंगे 125, ठीक है, अगले कॉलम में जो वर्ग चिन्ह का कॉलम है। दूसरा है हमारा वर्ग चिन्ह 175, तो यहाँ लिख देंगे 175। तीसरा वर्ग चिन्ह है 225, तो 225 लिख देंगे। चौथा वर्ग चिन्ह है 275, तो 275 लिख देंगे। पांचवा वर्ग चिन्ह है हमारा 325, तो 325 लिख देंगे। अब हम विचलन निकाल लेंगे, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, अगले कॉलम में। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए कितना माना है 225, तो 225 लिख दिया, तो डी आई हो गया एक्स आई माइनस 225। अब D1 क्या होगा, x1 माइनस 225, x1 है 125, तो 125 माइनस 225 होगा -100, तो D1 हो गया -100। D2 कितना होगा, x2 माइनस 225, x2 है 175, तो 175 माइनस 225 होगा -50, तो D2 हो गया -50। D3 कितना होगा, x3 माइनस 225, D3 होगा x3 माइनस 225, तो x3 है 225, तो ये होगा 225 माइनस 225, तो D3 हो जाएगा 0। D4 होगा x4 माइनस 225, x4 है हमारा 275, तो 275 माइनस 225 होता है 50, तो D4 हो जाएगा हमारा 50। D5 है हमारा x5 माइनस 225, x5 है 325, तो 325 माइनस 225 होगा 100, तो D5 आ गया हमारा 100। अब अगला कॉलम है हमारा UI बराबर DI बटे H। H कितना आया था हमारा 50, तो देखिए U1 कितना होगा, D1 बटे H, D1 है -100, तो -100 बटे 50 कितना होगा, -2, तो यहाँ आ गया -2। फिर U2 होगा D2 बट्टे H, D2 है -50 और H है 50, तो -50 बट्टे 50, -50 बट्टे 50 होगा हमारा -1,
तो हमने लिख दिया -1। फिर U3 होगा हमारा D3/H। D3 है हमारा 0, तो 0/H 50, 0/50 0 ही होगा, तो U3 हो गया हमारा 0। U4 होगा D4/H, D4 है 50 और H है 50, 50/50 हो जाएगा 1। फिर U5 है हमारा D5/H, D5 है हमारा 100 और H है 50, तो 100/50 आ जाएगा 2। अब हमें अंतिम कॉलम में निकालना है FI गुणा UI। तो देखो FI है 4, UI है -2, 4 गुणा -2 हो जाएगा -8। फिर FI है 5 और UI है -1, 5 गुणा -1 हो जाएगा -5। फिर FI है 12, UI है 0, तो 12 गुणा 0 हो जाएगा 0। फिर FI है 2 और UI है 1, 2 गुणा 1 हो जाएगा 2। फिर FI है 2, UI है 2, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। अब इन सभी FI UI को जोड़ लेंगे, -8 -5 2 और 4, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा FI UI बराबर -7। तो बच्चों हमें पग विचलन विधि में जो भी चीजों की आवश्यकता थी वो निकाल लिया हमने सारा। अब हम पग विचलन विधि का सूत्र लिख लेते हैं, माध्य x बार बराबर a धन h गुणा सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। सबके मान हमें पता है तो रख देंगे, तो माध्य x बार बराबर a का मान कितना 225, तो 225 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, h है 50 तो 50 लिख दिया, कोष्टक के अंदर सिग्मा FI UI है -7 तो -7 लिख दिया, बटे में सिग्मा FI 25 है तो 25। अब इसको हल करेंगे, 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 मिलेगा हमें, 50 में 25 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, और नीचे पूरा चला जाएगा। तो माध्य x बार बराबर होगा 225 धन 2 गुणा -7, तो माध्य x बार बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 गुणा 7 हो जाएगा 14, तो माध्य x बार बराबर होगा 225 - 14। 225 में से 14 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 211, ठीक है, माध्य मिल गया हमें 211। तो हम कह सकते हैं भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना है, 211 रुपए है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे पग विचलन विधि से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हमने तीनों विधियों को यहाँ सीख लिया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो आइए अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यों के कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं। प्राप्त किए गए जो माध्य होता है x बार, वो चुने हुए a के मान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये हम कुछ भी चुने x बार या माध्य का मान वही आएगा। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप हैं। सभी तीनों विधियों से प्राप्त परिणाम एक ही समान होते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करें आपको परिणाम एक ही प्राप्त होगा। माध्य ज्ञात करने के लिए विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि xi और fi के मान क्या हैं। अगर xi और fi के मान कम है तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, और xi और fi के मान अधिक है तो हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। यदि xi और fi पर्याप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि ही उपयुक्त होती है, और यदि xi और fi के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो या तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे या पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम बहुलक के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, और इसके बारे में हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। क्या था बहुलक? बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता है। इसका मतलब है कि अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, 20 अगर विद्यार्थी हैं, उनको अगर 10 में से नंबर दिए गए हों, तो इस तरीके के नंबर दिए गए हैं, तो इसमें बहुलक क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन आंकड़ों को जो है बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने, ठीक है। अब फिर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, तो हम ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा बार 9 आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और कोई भी अंक 4 बार नहीं आ रहा है, तो 9 सबसे अधिक बार आ रहा है, अर्थात 4 बार आया है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। एक बार आया है तो इन आंकड़ों का बहुलक होगा हमारा 9, ठीक है। तो ये होता है बहुलक, जो भी चीज सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक कहलाता है। तो बच्चों कक्षा 9 में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ा था। अब कक्षा 10 में आप बड़े हो गए हो तो हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो यहाँ पे हम वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वह वर्ग निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। इस वर्ग को हम क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहेंगे, ठीक है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उस वर्ग को कहेंगे हम बहुलक वर्ग। बहुलक, इस बहुलक वर्ग के अंदर ही कोई मान होगा हमारा। बहुलक को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुलक का सूत्र आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L धन कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर पूरे के गुणा में H। ये सूत्र आप बहुलक का याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। बहुलक
पे आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे प्रश्नावली 14.2 में। तो हम ये समझ लेते हैं अभी पहले तो L, F1, F0, F2 और F और H का क्या मतलब है। तो ये सूत्र आ गया हमारा। अब हम समझ लेते हैं कि जो L है वो क्या है। जो बहुलक वर्ग मिलेगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, उस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो कहलाएगा हमारा L। ठीक है, तो L समझ में आ गया हमको। H क्या है, ये जो H है, H है वर्ग अंतराल की माप। यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं, तो सभी वर्ग अंतराल की जो माप होगी, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं हम, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो सभी वर्गों का जो वर्ग अंतराल है वही कहलाता है हमारा H। ये होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर जो F1 है, F1 जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वही बारंबारता क्या है, F1 है हमारी। फिर F0 क्या है, जो बहुलक वर्ग आया था उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होगी। फिर F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होगी। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए। बच्चों, जो आपकी प्रश्नावली 14.2 है वो बहुलक पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस उदाहरण को समझने से आपको प्रश्नावली 14.2 के सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अध्याय 14 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये जो उदाहरण लिया गया है ये भी प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 5 है। क्या कहता है ये उदाहरण, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3000 से 4000 रन बनाए हैं। 18 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 4000 से 5000 रन बनाए हैं। 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से 6000 रन बनाए हैं। 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से 7000 रन बनाए हैं। 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 7000 से 8000 रन बनाए हैं। 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 8000 से 9000 रन बनाए हैं। एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने 9000 से 10000 रन बनाए हैं। और एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने 10000 से 11000 रन बनाए हैं। तो हमें इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और ये आंकड़े कैसे हैं, वर्ग में दे रखे हैं तो वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो आइए अब हम इनका बहुलक ज्ञात करना सीख लेते हैं। बहुलक निकालना बहुत आसान है बच्चों। हमने बारंबारता बंटन को फिर से लिख दिया। अब हम तैयारी करते हैं कि कैसे बहुलक निकालेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले देखना पड़ेगा अधिकतम बारंबारता किस वर्ग की आ रही है। तो आप देखेंगे बारंबारता जो है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, सबसे ज्यादा कितनी, 18 है। सबसे ज्यादा बारंबारता 18 निकाल ली हमने। तो इसका संगत वर्ग कौन सा है, 4000 से 5000 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम वर्ग बारंबारता 18 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग कौन सा है, 4000 से 5000 है। तो हमें बहुलक वर्ग मिल गया। बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा, 4000 से 5000 होगा। तो अब इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, 4000 से 5000 जो बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा क्या होगी, 4000 होगी। तो L बराबर हो गया 4000। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर आ गया 4000। अब बहुलक वर्ग का वर्ग माप कितना होगा, H बराबर बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है 5000, तो 5000 माइनस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 4000, तो माइनस 4000। 5000 में से 4000 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 1000। तो H बराबर हमें मिल गया 1000। अब हमें निकालना है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो सबसे अधिक बारंबारता है कितनी है, 18 है। तो इसे कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1। तो F1 बराबर आ गया हमारा 18। अब हम निकालेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है 4000 से 5000, इसका ठीक पहले वाला वर्ग है 3000 से 4000। उसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 से दर्शाते हैं। तो F0 कितना होगा हमारा, 4। तो F0 लिख दिया हमने 4। अब निकालना है हमें बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है 4000 से 5000, उसके ठीक बाद में वर्ग आ रहा है 5000 से 6000। उसकी बारंबारता कितनी है, 9 है। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 से दर्शाते हैं। तो F2 हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो हम लिख देंगे F2 बराबर 9। तो अब तो हमने सूत्र में जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजें निकाल ली हैं। तो बहुलक का सूत्र रख देते हैं, बहुलक बराबर L धन कोष्ठक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख देंगे तो बहुलक बराबर L का मान है 4000, तो 4000 रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। कोष्ठक के अंदर F1 है 18, तो 18 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। F0 है 4, तो 4 लिख दिया। बटे में 2 गुणा F1, तो 2 गुणा F1 है 18, तो 18 लिख दिया। माइनस F0 है 4, तो 4 लिख दिया। माइनस F2 है 9, तो 9 लिख दिया। गुणा H है 1000, तो 1000 लिख दिया। तो बहुलक बराबर 4000 धन 18 माइनस 4 होगा 14।
बटे में 2 गुणा 18 होगा 36, -4 -9 होगा -13, गुणा में 1000 है तो गुणा में 1000 लिख दिया। अब बहुलक बराबर 4000 धन 14 गुणा 1000 होगा 14000, बटे में 36 - 13 होगा हमारा 23। अब बहुलक बराबर 4000 धन 14000 में 23 का भाग देंगे तो मिलेगा 608.7। अब 4000 में जोड़ देंगे 608.7 को, तो बहुलक मिल जाएगा हमें 4608.7 रन। यही हमारा उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान तरीका था दोस्तों बहुलक निकालने का। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नावली 14.2 के सभी प्रश्नों को हल करना है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके प्रश्नावली 14.2 और अध्याय 14 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा माध्यक की चर्चा कर लेते हैं, जिसके बारे में हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। माध्यक क्या होता है? माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो इसे ठीक दो भागों में विभक्त करता है, मतलब जो ठीक बीच में आता है। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार? कि यदि प्रेक्षणों की संख्या n जो है वो विषम है, ठीक है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, तो जो माध्यक है वो क्या होगा? हमारा n धन 1/2वां प्रेक्षण का जो मान होगा वही हमारा माध्यक होगा। पर उससे पहले हमें प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या या तो विषम होगी या सम होगी। विषम होगी तो जो भी प्रेक्षण n धन 1/2 होगा वही हमारा माध्यक होगा। और यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है n, अगर n सम है तो हम क्या करेंगे? n/2 प्रेक्षण और n/2 धन 1वां प्रेक्षण, ठीक है, उसका जो माध्य होगा वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। तो उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी वही क्या होगी? हमारी माध्यक होगी। ये करना होगा जब हमें n का मान सम होगा, ठीक है, 2, 4, 8, 10, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या अगर सम है तो। और विषम है तो सीधा सीधा n धन 1/2वां प्रेक्षण जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्नावली 14.3 के जितने भी प्रश्न हैं आपके वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक पर आधारित हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए, उससे आपको अध्याय प्रश्नावली 14.3 के सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अध्याय 14 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। माध्यक को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर एल धन कोष्टक के अंदर n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। ठीक है, ये सूत्र आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसमें जो है एल क्या है? एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, जो भी माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा है एल। फिर माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करना वो भी हम देख लेंगे अभी उदाहरण के माध्यम से। एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, तो n/2 क्या होगा? प्रेक्षणों की संख्या का आधा। सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। ठीक है, बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता है। और एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। और एच क्या है? वर्गमाप है, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो आइए बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से जो है हम ये माध्यक निकालना सीख लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। ये उदाहरण हमने लिया है आपकी प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न 5 में। ठीक है, तो क्या है उदाहरण? निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 14 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल घंटों में कितना है? 1500 से 2000। 56 लैंपों का जीवन काल है 2000 से 2500। 60 लैंपों का जीवन काल है 2500 से 3000। 86 लैंपों का जीवन काल है 3000 से 3500। 74 लैंपों का जीवन काल है 3500 से 4000। 62 लैंपों का जीवन काल है 4000 से 4500। और 48 लैंपों का जीवन काल है 4500 से 5000। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो आइए माध्यक ज्ञात करना सीख लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। तो इस माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनानी होगी। तो सबसे पहले तो हम सीख लेंगे कि संचयी बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने वर्ग अंतरालों को लिख दिया जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या को लिख दिया जो कि हमें दिया हो गया है। ठीक है, लैंपों की संख्या बारंबारता है तो हमने उसे एफ से दर्शा दिया फ्रीक्वेंसी। अगला कॉलम जो हमें बनाना है वो है संचयी बारंबारता का, जिसे हम सी एफ से लिखते हैं।
संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखो, पहले वर्ग की जो बारंबारता होती है वही उसकी संचयी बारंबारता होती है। तो पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 14 ही हो जाएगी। अगले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो समझ लीजिए कैसे होती है। वो पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता और जिस वर्ग की संचयी बारंबारता निकालनी है उसकी बारंबारता, इन दोनों को जोड़ते थे। तो यहाँ पे 14 धन 56 करेंगे तो हमें मिलेगा 70। फिर अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या आएगी? 70 धन 60 यानी कि 130। फिर अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या आएगी? 30 धन 86 यानी कि 216। फिर अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या आएगी? 216 धन 74 यानी कि 290। अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या आएगी? 290 धन 62 यानी कि 352। फिर अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या आएगी? 352 में 48 को जोड़ देंगे यानी कि 400। और 400 ही हमें नियन वर्ग दिए गए थे। तो इस तरीके से हमने संचयी बारंबारता बंटन सारणी तो बना ली। अब यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 400 है। 400 नियॉन लैंप है तो n बराबर 400 होगा। तो n बटा 2 कितना होगा? 400 बटा 2। 400 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 200। तो n बटा 2 आ गया हमारा 200। अब ये जो 200वां प्रेक्षण है वो कहाँ आ रहा है? देखिए, ये यहाँ तक 130 प्रेक्षण आ रहे हैं और 130 से 216 तक के प्रेक्षण आ रहे हैं हमारे इस वर्ग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 216 आ रहा है 130 के बाद। तो 200वां प्रेक्षण आएगा हमारा किस वर्ग में? 3000 से 3500 वाले वर्ग में। तो प्रेक्षण अंतराल 3000 से 3500 में आएगा हमारा 200वां प्रेक्षण। तो हम कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग कौन सा है हमारे यहाँ पे? 3000 से 3500, ये निकाल लिया हमने। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? माध्यक वर्ग है 3000 से 3500, तो इसकी निम्न सीमा होगी 3000। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर आ गई 3000। वर्ग माप क्या होगा? माध्यक वर्ग का ही वर्ग माप निकाल लेते हैं। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है 3500 माइनस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 3000। 3500 3000 घटाएंगे तो मिलेगा 500। तो वर्ग माप H बराबर मिल गया हमें 500। अब माध्यक वर्ग जो है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो माध्यक वर्ग है 3000 से 3500, उससे ठीक पहले वाला वर्ग है 2500 से 3000। उसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 130 है। तो CF बराबर हमने लिख दिया 130। अब निकालना है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग हमारा है 3000 से 3500, उसकी बारंबारता F वो कितनी है? 86 है। तो F बराबर आ गया हमारा 86। तो बच्चों, माध्यक का सूत्र है जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, माध्यक बराबर L धन n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। तो यहाँ मान रख देते हैं सभी का। माध्यक बराबर L का मान है 3000 तो 3000 रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। n बटा 2 आया था 200 तो 200 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। CF 130 आया था तो 130 लिख दिया, बटे में F है, F आया था 86 तो बटे में 86 लिख दिया, गुणा में H है, H आया था 500 तो गुणा में 500 लिख दिया। अब माध्यक बराबर 3000 धन 200 माइनस 130 ये होता है 70, बटे में 86 है तो बटे में 86 लिख दिया, गुणा में 500 है तो गुणा में 500 लिख दिया। अब माध्यक बराबर 3000 धन 70 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 35, तो 86 में भी 2 का भाग देंगे तो बचेगा 43, गुणा 500 है ही हमारा। अब माध्यक बराबर 3000 धन 35 गुणा 500 बटे 43 करेंगे तो हमें मिलेगा 406.98। तो माध्यक हो जाएगा 3000 धन 406.98। अब 3000 में 406.98 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3406.98। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल कितना आ गया? 3406.98 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे माध्यक निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का। तो बच्चों, इस अध्याय का जो आखिरी भाग है वो है हमारा संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, या इसको हम त्वरण भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है से कम प्रकार का त्वरण, या उसे हम संचयी बारंबारता वक्र भी कह लेते हैं। दूसरा होता है से अधिक प्रकार का त्वरण या संचयी बारंबारता वक्र, एक ही चीज होती है। दोस्तों, यहाँ हम समझ लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वह उस वर्ग से पहले आने वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक इनके दोनों प्रकार के त्वरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से, ठीक है, अगर हमें माध्यक निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का, तो और हमने कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण खींच लिया, तो इन दोनों त्वरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उससे एक्स अक्ष पर हम एक लंब डालेंगे, और उस एक्स अक्ष से जो लंब डाला है एक्स अक्ष पर, उस एक्स अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो जो मान होगा वही क्या होगा? हमारा माध्यक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों त्वरणों को खींचेंगे और कैसे त्वरणों से हम माध्यक को ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि कैसे अधिक प्रकार का बंटन को त्वरण में खींचेंगे। ठीक है,
तो एक उदाहरण ले लिया हमने, जो प्रश्नावली 14.4 का एक प्रश्न भी है आपका। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों मतलब 100 खेतों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 खेत ऐसे हैं जिनमें उत्पादन कितना हुआ, 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर। 8 खेत हैं जिनमें 55 से 60 हुआ है। 12 में 60 से 65, 24 में 65 से 70, 38 में 70 से 75 और 16 में 75 से 80 हुआ है। तो हमें इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है पहले, और फिर उसका त्वरण खींचना सीखना है। तो दोनों चीजों को सीख लेते हैं दोस्तों हम। तो आइए बच्चों, हम समझ लेते हैं कि कैसे अधिक प्रकार का बंटन बनाया जाता है और उसी प्रकार से जो है कम प्रकार का बंटन बनाया जाता है। तो हम यहाँ सीख लेते हैं अधिक प्रकार का बंटन कैसे बनाते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कम प्रकार का बंटन बनाएंगे। तो उपरोक्त बंटन से एक अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन हम बनाना सीख लेते हैं अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमें वर्ग दे रखे हैं उत्पादन किलोग्राम हेक्टेयर में, उसको लिख लिया, उसका कॉलम बना दिया। उसमें जितने भी वर्ग दे रखे हैं उन सभी की निम्न सीमा लिख ली। पहले वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 50 से 55 की, 50 तो वो लिख ली। दूसरा वर्ग है 55 से 60, उसकी निम्न सीमा है 55, तो 55 लिख ली। तीसरा वर्ग है 60 से 55, उसकी निम्न सीमा है 60, तो 60 लिख ली। चौथा वर्ग है, उसकी निम्न सीमा है 65, क्योंकि ये वर्ग है 65 से 70, तो 65 लिख लिया। पांचवा वर्ग है 70 से 75, तो उसकी निम्न सीमा है 70, तो 70 लिख ली। छठा वर्ग है 75 से 80, उसकी निम्न सीमा है 75, तो 75 लिख ली। सब क्या क्या लिख दिया, के बराबर या अधिक, के बराबर या अधिक, के बराबर या अधिक। अगला कॉलम संचयी बारंबारता का है, जिसे हम सीएफ से दर्शाते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे समझिए। 50 के बराबर या अधिक कितने आंकड़े हैं, आप देखेंगे कि सभी आंकड़े जो है वो 50 के बराबर या अधिक हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे हम। ठीक है, फार्मों की संख्या को, तो हमें मिलेगा 100। और हमें दे भी रखा है प्रश्न में कि उस गांव में जो है 100 फार्म है। ठीक है, अब हमें निकालना है 55 के बराबर या अधिक। तो 55 के बराबर या अधिक निकालने का तरीका क्या होगा, 50 के बराबर या अधिक जो आया है 100, उसमें से हम घटा देंगे 50 से 55 यानी कि 2। तो 100 में से 2 घटा देंगे तो मिल जाएगा 98। तो 55 के बराबर या अधिक आ गया हमारा 98। अगला जो है हमें निकालना है 60 के बराबर या अधिक। तो 60 के बराबर या अधिक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 55 के बराबर या अधिक हमने निकाला है, कितना निकाला है हमने, 98। तो 98 में से हमें घटाना होगा 55 से 60 वाला यानी कि 8। तो 98 में से 8 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 90। तो 60 के बराबर या अधिक आ जाएगा हमारा 90। फिर हमें निकालना है 65 के बराबर या अधिक। तो 65 के बराबर या अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 के बराबर या अधिक जो आया है 90 आंकड़ा, उसमें से हम घटा देंगे 60 से 65 वाला आंकड़ा यानी कि 12। तो 90 में से 12 घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 78। फिर हमें निकालना है 70 के बराबर या अधिक। तो 70 के बराबर या अधिक निकालने के लिए भी क्या करना होगा, 65 के बराबर या अधिक जो आया था 78 आंकड़ा, उसमें से हमें घटाना होगा 65 से 70 वाला आंकड़ा यानी कि 24। तो 78 में से 24 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 54। अब हमें निकालना है 75 के बराबर या अधिक। तो 75 के बराबर या अधिक निकालने के लिए क्या करना होगा, 70 के बराबर या अधिक जो आया था आंकड़ा 54, उसमें से हमें माइनस करना होगा 70 से 75 वाला आंकड़ा यानी कि 38। 54 में से 38 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 16, और 75 से 80 हमें 16 दे भी रखा है। तो इस प्रकार जो है हमने अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बना लिया, ये सीख लिया। इसी प्रकार हम कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन निकाल सकते हैं। उसमें आपको ऊपरी सीमा लेनी होती है। ठीक है, सभी वर्गों की ऊपरी सीमा लेनी होती है, और इसी विधि से जो है आप अधिक कम प्रकार की बारंबारता बंटन बना सकते हैं। अब जो है हमें इसका त्वरण खींचना है। तो सारणी में दिए हुए आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए या त्वरण खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं एक सुविधाजनक पैमाना लेकर अंकित करेंगे। तो एक्स अक्ष पर जो है निम्न सीमाएं अंकित करेंगे यानी कि 50, 55, 60, 65, 70, 75, यही निम्न सीमा है सभी वर्गों की। तथा y अक्ष पर कोई अन्य वही पैमाना या कोई अन्य पैमाना लेकर ये जो संचयी बारंबारता निकाली हमने 100, 98, 90, 78, 54, 16, इसको अंकित करेंगे। तो हमें त्वरण खींचने के लिए संगत बिंदु चाहिए, तो संगत बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए संगत बिंदु क्या होंगे, ये जो हमने निकाली थी निम्न सीमाएं वर्ग की, वो तो हमारा x निर्देशांक होगा, और जो संचयी बारंबारता है संगत, वो होगी हमारा y निर्देशांक। तो पहला बिंदु होगा 50, 100। ठीक है, अब दूसरा बिंदु आप बता सकते हैं 55, 98, ये आ गया। तीसरा बिंदु 60, 90, बहुत ही आसान है। चौथा बिंदु 65, 78, बहुत ही आसान है। छठा बिंदु 70, 54, बहुत ही आसान है। और छठा बिंदु हमारा 75, 16। तो इस प्रकार हमने 6 बिंदु जो हमें ज्ञात करने थे वो ज्ञात कर लिए। अब हम खींचते हैं इसका त्वरण। तो अब तो बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करना होगा, हमने संगत बिंदु बना लिए।
ठीक है। तो अधिक प्रकार का त्वरण खींच लेते हैं। तो जो एक्स अक्ष होगा उस पर निम्न सीमाएं लिखेंगे। ठीक है, निम्न सीमाएं लिखेंगे एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे हम, संचयी बारंबारता को। तो देखिए संचयी बारंबारता अधिकतम कितनी है, 100 है। ठीक है, तो हमने पैमाना ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और एक्स अक्ष पर हमें क्या है दे रखे हैं, निम्न सीमाएं हैं वर्गों की 50 से लेकर 75। तो हमने 50, 55, 60, 65, 70, 75 लिख लिया। हमने जो है शुरुआत नहीं करी है 5 से, तो यहाँ पे हमने एक निकुंज दर्शा दिया ताकि हम सीधे 50 से शुरुआत कर पाए। निकुंज के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे कक्षा 9 का वीडियो नहीं देखा है सांख्यिकी अध्याय के, तो अवश्य देख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु क्या है हमारा, 50, 100। एक्स अक्ष पर 50 ये है, वाई अक्ष पर 100 ये है, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा हमारा। अगला बिंदु क्या है, 55, 98। एक्स अक्ष पर 55 ये है, वाई अक्ष पर 98, 100 के थोड़ा नीचे यहाँ आ जाएगा। अगला बिंदु है 60, 90। एक्स अक्ष पर 60 ये है, वाई अक्ष पर 90 ये हो जाएगा हमारा। फिर अगला बिंदु है 65, 78। एक्स अक्ष पर 65 ये है, और 78, 80 के नीचे आएगा वाई अक्ष पर यहाँ पर। फिर अगला बिंदु है 70, 54। 70 एक्स अक्ष पर ये है, 54 आएगा हमारा 50 से 60 के बीच में यहाँ पर। फिर अंतिम बिंदु हमारा 75, 16। 75 एक्स अक्ष पर ये है, 16 आएगा 10 से 20 के बीच में। ठीक है, आप पहले दूसरे बिंदु को मिला देते हैं, फिर दूसरे तीसरे बिंदु को मिला देते हैं, स्केल से आप मिला दीजिएगा। फिर तीसरे चौथे बिंदु को मिला देंगे, फिर चौथे पांचवें बिंदु को मिला देंगे स्केल से, फिर पांचवें छठवें बिंदु को मिला देंगे स्केल से। अब ये जो ग्राफ मिला हमें, ये जो आलेख मिला, यही क्या है हमारा, से अधिक प्रकार का त्वरण है। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम त्वरण को खींचते हैं। अब एक और उदाहरण से समझ लेते हैं हम कैसे कि हम कम प्रकार का त्वरण खींचेंगे और कैसे उससे माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्वरणों से कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। ये उदाहरण हम आपकी प्रश्नावली 14.4 के प्रश्नों में से एक लेख के कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया 35 विद्यार्थी हैं जिनका भार निकाला गया है। तो शून्य विद्यार्थी हैं जिनका भार 38 से कम है, 3 विद्यार्थियों का भार 40 से कम है, 5 विद्यार्थियों का भार 42 से कम है, 9 विद्यार्थियों का भार 44 से कम है, 14 विद्यार्थियों का भार जो है 46 से कम है, 28 विद्यार्थियों का भाग 48 से कम है, 32 विद्यार्थियों का भाग 50 से कम है, 35 विद्यार्थियों का भाग 52 से कम है। तो ये जो कम प्रकार का जो है संचयी बारंबारता बंटन है हमको दे रखा है, क्योंकि से कम से कम से कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें से कम प्रकार का बारंबारता बंटन दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ये संचयी बारंबारता होगी। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए हमें कम प्रकार का त्वरण खींचना है, और उसके बाद उस त्वरण से हमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये हम करेंगे। तो प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों हमें। तो ये जो हमें दे रखा है वो एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन ही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया भार किलोग्राम में 38 से कम, 40 से कम, ऐसे ऐसे 52 से कम। और संचयी बारंबारता हमें दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या 0, 3, 5, 9, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, 14, 28, 32, 35, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, त्वरण खींचेंगे पहले, फिर माध्यक भार ज्ञात करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि त्वरण कैसे खींचेंगे। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए हमें क्या करना है, क्षैतिज अक्ष जिसे एक्स अक्ष कहते हैं पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपरी सीमा यही है वर्ग अंतरालों की, 38 से कम, 40 से कम, यही ऊपरी सीमाएं हैं। और एक सुविधाजनक पैमाना लेकर अंकित करेंगे एक्स अक्ष पर इनको, तथा वाई अक्ष पर क्या करेंगे, हम वही पैमाना या कोई अन्य पैमाना लेकर संचयी बारंबारताओं को अंकित करेंगे। ये सिर्फ विधि है आपको समझाने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है। तो आप सबसे पहले तो हम संगत बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या होगा, देखो 38 से कम है 38 और संचयी बारंबारता 0, तो 38,0। उसी प्रकार दूसरा बिंदु होगा 40,3। तीसरा बिंदु होगा 42,5। चौथा बिंदु होगा 44,9। पांचवा बिंदु होगा 46,14। छठा बिंदु होगा 48,28। सातवां बिंदु होगा 50,32। आठवां बिंदु होगा 52,35। तो हमने ये आठों बिंदु निकाल लिए। अब हम इनसे जो है तुरंत खींच लेंगे इन आठों बिंदुओं से। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अब हमें कम प्रकार का त्वरण खींचना है। इसमें एक्स अक्ष पर ऊपरी सीमाएं होती हैं। ठीक है, जब हमने अधिक प्रकार का त्वरण खींचा था तो उसमें निम्न सीमाएं थी। वाई अक्ष पर दोनों में ही संचयी बारंबारता होती है। तो यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता जो है कहाँ तक जारी है, 0 से 35 तक।
तो हमने पैमाना ले लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 से 36 तक। ठीक है, और एक निकुंज बना लिया, क्योंकि जो वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा 38 से शुरू हो रही थी, तो 38 से हमने शुरुआत कर दी फिर, और कहाँ तक गए, 52 तक। अब पहला बिंदु है 38,0, तो 38 ये है बिंदु, और शून्य वाई के लिए ये है। ठीक है, तो ये एक बिंदु मिल गया हमको। अगला बिंदु है 40,3, तो एक्स अक्ष पर 40 ये है, वाई अक्ष पर 3 ये है, तो दूसरा बिंदु मिल गया। तीसरा बिंदु है 42,5, एक्स अक्ष पर 42 ये है, और वाई अक्ष पर जो है 5 हमें ढूंढना है, तो 6 के थोड़ा नीचे होगा 5, यहाँ आ गया। फिर अगला बिंदु है चौथा बिंदु 44,9, एक्स अक्ष पर 44 ये है, वाई अक्ष पर 9 ये है, तो ये बिंदु मिल गया हमको। फिर अगला बिंदु है 46,14, एक्स अक्ष पर 46 ये है, वाई अक्ष पर 14 जो है 15 के थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ मिल जाएगा। फिर अगला बिंदु है हमारा 48,28, तो 48 एक्स अक्ष पर ये है, और 28 हम ढूंढ लेते हैं 27 के थोड़ा सा ऊपर होगा वाई अक्ष पर। बिंदु है 50,32, एक्स अक्ष पर 50 ये है, वाई अक्ष पर 32 जो है वो 33 के थोड़ा सा नीचे होगा। फिर अंतिम बिंदु है 52,35, तो 52 ये है, और 35 वाई अक्ष पर जो है 36 से थोड़ा नीचे होगा। अब संगत बिंदुओं को मिला देते, तो पहले दूसरे बिंदु को मिला दिया, फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला दिया, स्केल से आप मिला दीजिएगा इनको ना। फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला दिया, 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 फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इस प्रकार ये जो बन गया हमारा ग्राफ, यही हमारा क्या है, से कम प्रकार का तोरण है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीख लिया कि कैसे हम से कम प्रकार का तोरण खींचते हैं। अब हम इससे निकालेंगे माध्यक को। तो बच्चों, हमने तोरण खींचना तो सीख लिया, अब तोरण से कैसे माध्यक ज्ञात करना है वो सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें आंकड़े दे रखे हैं 35, ठीक है, उसका बटा 2 निकालना होता है। ठीक है, उसका आधा निकालना होता है, तो n बटा 2 निकालना है, तो n बटा 2 होगा 35/2। 35 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 17.5, तो n बटा 2 निकाल लिया हमने 17.5। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, y अक्ष पर n बटा 2 जो भी आया, यहाँ पर हमारा आया 17.5, उसकी स्थिति को ज्ञात करेंगे। फिर इस बिंदु से जो y अक्ष पर हमने स्थिति ज्ञात की 17.5 की, इस बिंदु से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। जो हमने जो ऊपर वक्र या तोरण खींचा है, उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो समांतर रेखा, उस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालेंगे। अब यहाँ वो x अक्ष को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा, वो प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होगा, हमारा माध्यक होगा। तो अगर अधिक प्रकार का त्वरण दिया होता तो भी इसी प्रक्रिया से हम माध्यक ज्ञात करते। ठीक है, तो अब हम ग्राफ के त्वरण के माध्यम से माध्यक को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम त्वरण से जो है माध्यक ज्ञात करना सीख लेते हैं। ठीक है, जो हमने कुल प्रेक्षण थे हमारे 35 थे, उसमें से n बटा 2 निकाल लिया हमने 17.5। अब 17.5 को हम y अक्ष पर ढूंढेंगे, तो देखो 18 के थोड़ा सा नीचे हमें मिलेगा, तो इस बिंदु से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी y बराबर 17.5 से। ठीक है, अब ये जो रेखा खींची x अक्ष के समांतर, ये त्वरण को जहां प्रतिच्छेद करती है वहां एक बिंदु ले लेंगे। अब इस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालेंगे, एक लंब डाल दिया। ये जो लंब डाला, ये x अक्ष को जहां प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम इस बिंदु को ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए 46 से 48 के बीच में है ये, और 46 के पास है, तो ये 46.5 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार माध्यक आ जाएगा 46.5। ठीक है, तो ये है माध्यक ज्ञात करने का तरीका, चाहे कम प्रकार का त्वरण हो चाहे अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, तरीका यही है दोनों के निकालने का। और एक और तरह का प्रश्न बन सकता है, जब हमें दोनों प्रकार के तोरण जो है बना के दिए गए हों या बनाने को कहा गया हो, फिर माध्यक ज्ञात करना हो, तो उसमें क्या होता है कि उन दोनों तोरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो यही होगा। ठीक है, फिर इससे नीचे लंब डालेंगे x अक्ष पर, और x अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा लंब का, वही माध्यक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तोरणों से हम माध्यक को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, अध्याय 14 में परिचय में के वीडियो में यही इतना ही है। अब आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया है, तो आप अध्याय 14 के सभी प्रश्नावलियों के वीडियो के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें आई बटन पर, और सभी वीडियोस को अवश्य देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।